ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करना है। काफ़ी आसान और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, सिर्फ कुछ आइडियाज़ होंगे जो शायद तब्दील हों या प्रॉब्लम्स में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। बहरहाल ये रिलेटिवली एक आसान चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पिछला चैप्टर भी किया है। So, इस चैप्टर में हम लोग बुनियादी तौर पर डिस्कस करेंगे करंट्स को और रेजिस्टेंस को। आज की क्लास में हम लोग करंट्स को डिस्कस करते हैं और जो नेक्स्ट इसका इस वीक की सेकंड क्लास होगी इसमें हम लोग रेजिस्टेंसेस को देखेंगे। हम सबको पता है कि करंट की बेसिक डेफिनेशन से हम सब लोग फेमिलियर हैं। हमें पता है कि करंट होता क्या है। करंट इस जब हम करंट की बात करें तो इससे मुराद हम इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं। ऐसा करंट जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस से मुराद है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सुबह हमें डेफिनेटली करंट किसी भी किस्म का वो अमूमन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा। और जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो हमने अभी पिछले चैप्टर्स में यही चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि स्टैटिक चार्जेस की या स्टेशनरी चार्जेस की फिजिक्स क्या होती है। अब वो चार्जेस वक्त रेस्ट की हालत में थे, अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब वो चार्जेस मूव करते हैं तो फिर क्या होगा। बेसिकली चार्जेस की मोशन को हम लोग करंट का नाम देते हैं। शायद हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस ना होता हो। इवन के जब हम बात करते हैं कि चार्जेस रेस्ट में मौजूद है तो हम एज्यूम करते हैं कि चार्जेस रेस्ट की हालत में है। चाहे आपके पास इंसुलेटर्स हों, चाहे आपकी बॉल पॉइंट, आपका व्हाइट बोर्ड, आपके घर की दीवारें, हर चीज़ में चार्जेस मुसलसल फ्लो करते रहते हैं। चार्जेस रेस्ट की हालत में तो कभी भी नहीं होते, उनके अंदर एक कंटिन्यूस मोशन होती है, कोलिजन्स होते रहते हैं। जब हम करंट की बात करते हैं तो इससे मुराद यकीनन मोशन ही होती है, लेकिन ये एक ऐसी मोशन है जो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। चार्जेस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। उसमें अगर हम देखें तो इस तनाजुर में अगर हम देखें तो हमारे गिर्द जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है अम, सब में ही करंट एक बेसिक फिनोमेना है। आपकी मोबाइल फ़ोन से लेकर आपकी एटीएम मशीन्स, आपकी मोटरसाइकिल से लेकर आपकी स्पेस शटल्स तक करंट के बगैर तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वजूद नहीं। इवन मैकेनिकल वर्क करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इन अ सेंस आपको मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसकी मिसाल घरों में इस्तेमाल होने वाली मोटर्स हैं, वो आप उन्हें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, आप उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो मैकेनिकल वर्क करके हम पानी वगैरह निकालती हैं। ये इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। करंट इस लिहाज से करंट्स को डिस्कस करना एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ पर जब बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस की, तो हम यहाँ पर एक किसी स्पेसिफिक या कहा जा सकता है डायरेक्शनल फ्लो की बात करते हैं कि चार्जेस का जो फ्लो है वो किसी डायरेक्शन में होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना चाहिए, रैंडमली उनको मूव नहीं करना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो। और डेफिनेटली 100% स्ट्रीमलाइन नहीं होते। अगर हमने बैटरी भी आपने लगा दी है तो फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि चार्जेस मुकम्मल तौर पर स्ट्रीमलाइन है। डेफिनेटली वो उस वक्त भी रैंडम मोशन के अंदर होते हैं उनमें, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस होते हैं, वायर्स हीट अप होती हैं। बहरहाल जितना भी मुमकिन हो सकता है हम उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं बैटरी का पोटेंशियल लगा के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस स्ट्रीमलाइन होते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हैं, उतना ज़्यादा आपको आगे करंट मिलता है। आमतौर पर जो करंट होता है, अब इलेक्ट्रॉन में किसी भी एटम में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जैसे किसी भी न्यूक्लियस, ये पहला शेल है, इसमें लेट्स सपोज दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये दूसरा शेल है, इसमें इसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये फ्री होगा, ये बहुत इजीली किसी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा सकते हैं। सॉरी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। आखिरी शेल से इसको इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है। आमतौर पर जो करंट होता है वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होता है। इन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, जो कंडक्शन जिनकी वजह से कंडक्टिंग पॉसिबल होती है। अगर आपके पास से कि अगर आपके पास एक कॉपर वायर है, एक आइसोलेटेड वायर है कॉपर की, वो किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन उस वक्त वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं और उनकी स्पीड 10⁻6 मीटर पर सेकंड तक होती है और पर सेकंड बिलियंस ऑफ कोलिजन्स हो रहे होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे करंट नहीं मिलता। इसकी वजह ये कि वो स्ट्रीम लाइंड नहीं होते, या जिसको हम कह सकते हैं कि चार्जेस की कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, नो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज। सो आपको चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद क्या है, अब ये एक अहम चीज़ है। सो मिसाल के तौर पर हम एक वायर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सपोज ये कॉपर की एक वायर है आपके पास। अब इसके अंदर चार्जेस तो मौजूद हैं, करना आपको क्या होगा, आपको एक बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी। वो बैटरी क्या करेगी, इन चार्जेस को, उस बैटरी का एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, एक नेगेटिव होगा, वो इन चार्जेस को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना शुरू कर देगी। अब सारे चार्जेस तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद चार्जेस की फ्लो करना शुरू हो जाएगी, जो जिसकी वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि जब चार्जेस एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना शुरू होते हैं। सो इसमें एक और चीज़ ज़हन में रखने वाली वो ये कि हम कहते ज़रूर हैं कि हम बार बार ये जिक्र करेंगे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट पैदा हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पैदा हो रहा है। आपकी बुक में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन कन्वेंशनली हम लोग ये बात करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस से मुराद हम लोग लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स में प्रोटॉन्स। तो डेफिनेटली प्रोटॉन्स को तो आप मूव नहीं करवा सकते, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। आप हमेशा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स होते नेगेटिव चार्जेस ही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उससे मुराद ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त इस टर्मिनल के ऊपर मौजूद हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। सो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, अम, आप असल में उन चार्जेस को मूव करवा रहे होते हैं, इस वजह से हम उन्हें पॉजिटिव चार्जेस कह रहे होते हैं। तो आप उन्हें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉइंट करते हैं। उससे हमारा नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्जेस नहीं, उससे हमारा प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। सो इसकी वजह ये डायरेक्शन हम अगर हम इसमें भी इस ये भी वैसे इस बात को भी कहने का कोई मतलब कि नहीं है कि पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होता है, आप ये काम नेगेटिव से भी करवा सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनली ऐसे होता है कि पॉजिटिव से मुराद एक ऐसी चीज़ ली जाती है जो ज़्यादा हाई पोटेंशियल पर मौजूद हो, जो ज़्यादा हो। नेगेटिव से मुराद होती है जो कम हो। सो अगर हम लिटरेचर में देखें तो डेफिनेटली अगर आपके लिए चीज़ों को किसी हाई पोटेंशियल से लो तक पहुंचाना आसान है एज़ कम्पेयर टू लो से हाई, और जो चीज़ हाई पर होगी हम उसको ये कहेंगे वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, जो चीज़ नीचे होगी ज़मीन पर होगी हम कहेंगे वो लो पोटेंशियल पर है। क्योंकि उसको नीचे वाली चीज़ को ऊपर पहुंचाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है और ऊपर वाली चीज़ को नीचे लाने के लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पे। सो ये सिर्फ एक कन्वेंशन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में असल में ये फ्लो फ्लो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये कन्वेंशन है, लेकिन वो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये सर ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग मिक्स ना कर दें। कन्वेंशनल करंट से मुराद सिर्फ एक कन्वेंशन है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त से पहले लोग ये समझते थे कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है डेफिनेटली हाई से लो की तरफ। तो इस वजह से उन्होंने इसको कहना शुरू कर दिया कि ये कन्वेंशनल करंट है, लेकिन बाद में लोगों को पता लगा कि जो न्यूक्लियस के बाहर चीज़ होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो लिहाजा वो नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन कन्वेंशन चूंकि ये थी कि हाई से लो की तरफ जाना है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन still the direction of the flow of charges would be from positive towards negative terminal. So it's just a matter of convention. It has nothing to do with the underlying physics. Physics will remain the same whether you are applying potential from negative to positive or positive to negative. You just have to put an extra sign in front of your formulas. Okay, so अब हम इसका हम फार्मूला किस तरीके से लिखते हैं। सो इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है आपकी बुक में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। सो यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन है, आप सबको पता है। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं आई टाइम्स डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन किस पे करनी है, ज़ीरो से लेकर टी तक, जब जहाँ पर भी आप टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो इस वक्त ये हमारे पास करंट की या चार्जेस की न्यू डेफिनेशन है। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं करंट को। सो ये उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है डेफिनेशन की, और ये इंटेग्रल फॉर्म है। सी इनको लिखने का सिर्फ तरीका है, और इसमें
ये चीज़ यही शो कर रही है कि जो चार्जेस होते हैं वो टी पे डिपेंड कर रहे हैं। साहब मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ वैसे कि ये जो क्यू है ये बेसिकली फंक्शन है टी का। डेफिनेटली ये फ्लो ऑफ चार्जेस जो होंगे वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेंगे, कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। यूनिट इसका हमें पता है एम्पियर होता है। चार्ज पर यूनिट कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर के। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्जेस फ्लो करें तो 1 कूलम चार्जेस के लिए आपको तकरीबन 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मेरे ख्याल में चाहिए होंगे। तो अगर 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में से जो 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे तो करंट 1 एम्पियर होगा। तो ये इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन आएगी एम्पियर की वो हम लोग चैप्टर नंबर 29 में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स हमारे पास ऐसी आती है कि वहाँ पर हम डायरेक्ट करंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एक और क्वांटिटी में जिसको हम लोग करंट डेंसिटी कहेंगे। सब बार करंट डेंसिटी को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ गई कि करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इधर ही डिस्कस करते हैं। सो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि क्यू भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टी भी एक स्केलर है, तो फिर आई भी स्केलर होगा। लेकिन बहरहाल करंट की डायरेक्शन होती है। करंट को हम एरोस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कि यहाँ पर कोई नोड है, सो लेट्स सपोज ये 3 वायर्स हैं और ये आपने यहाँ पर कनेक्टेड की हुई हैं। ये नोड है, यहाँ से निकल रही। सो ये जो आपके पास इनकमिंग करंट है, हम कह देते हैं कि I1, देन इस डायरेक्शन में जा रहा है I2 इस नोड को क्रॉस करने के बाद, सो I3। सो जो इनकमिंग करंट होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, जो लीविंग करंट होता है आउटगोइंग होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। सो I1 माइनस I2 माइनस I3 शुड बी इज इक्वल टू 0 और I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सो ये पैरेलल करंट की डायरेक्शन को आप शो तो करवा सकते हैं। लेकिन ये एरो उसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर्स हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। हैं ये बहरहाल स्केलर्स ही। बहरहाल इस तरीके से आप करंट की डायरेक्शंस को चेक कर सकते हैं। जो इनकमिंग करंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो लीविंग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लीविंग का मतलब है कि चार्जेस अब खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सो दैट्स वाई उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं कन्वेंशनली, जिसको आप किरचॉफ लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ लॉ। इस बार अब हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है जिसे करंट डेंसिटी कहा जाता है। कि सो करंट डेंसिटी, डेफिनेटली डेंसिटी से आपको जहन में आ गया होगा कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट वॉल्यूम या करंट पर यूनिट लेंथ। सो यही आपके पास डेफिनेशन होती है डेंसिटी की। जिस चीज़ की डेंसिटी फाइंड करनी है उसको उसको डिवाइड कर लें कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस के साथ, तो आपके पास करंट डेंसिटी आ जाएगी। सो लेकिन यूजुअली हम करंट को जब डिफाइन करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ एरिया का डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली आप इसको सरफेस करंट डेंसिटी भी कह सकते हैं। अच्छा इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है अब ये देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक शेप है। आपने इस तरह की शेप्स पहले लाजमी देखी होंगी जब आप लोग एफएससी में या ए लेवल में फ्लूइड डायनामिक्स को या बर्नौली इक्वेशन वगैरह को डिस्कस कर रहे होंगे। सो इसमें से चार्जेस गुजरेंगे। सो लेट्स सपोज कि चार्जेस का फ्लो भी कुछ इसी तरीके से होता है। ये तो मैंने थोड़ी सी लाइनें, मेरी इतनी अच्छी स्ट्रीम लाइन नहीं बनी, लेकिन बहरहाल ये स्ट्रीम लाइंस होती हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब अगर एरिया चेंज हो रहा है तो अब गौर करने वाली बात ये है कि अगर एरिया चेंज होगा तो गुजरने वाली लाइंस भी चेंज होंगी। सो जितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से गुजरे होंगे उतने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से तो नहीं गुजरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम हो गया है। एरिया कम होने से चार्जेस को गुजरने के लिए कम जगह मिलेगी। सो अगर कम जगह मिलेगी तो फिर करंट भी कम होगा। यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन मुख्तलिफ रीजन्स का एरिया कैसे कैलकुलेट करें। लेट्स सपोज कि आपके पास एक रीजन है, से एक ये रीजन है और एक आपके पास ये रीजन है। इन दोनों का करंट डेफिनेटली सेम नहीं होगा। मुझे इसको पूरे पे ड्रॉ करना चाहिए। इसके लिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो कांस्टेंट रहे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर कम हो रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंगली करंट भी उतना कम हो रहा है। सो कॉरस्पॉन्डिंगली एरिया भी यहाँ पर उतना ही कम है।
एरिया कम होने से करंट कम हो रहा है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा चार्जेस हम फ्लो कर रहे हैं। सो लिहाजा इस चीज़ को बुनियाद बना के हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, तो हम करंट को बेसिकली एक नई क्वांटिटी की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, J इज इक्वल टू आई ओवर ए। सो बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया। सो असल में हम आई की डेफिनेशन ये लिख रहे हैं अब यहाँ पर कि इसकी कोई डेंसिटी होगी, इसमें से जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे वो वो करंट की डेंसिटी है। सो यहाँ पर आप अगर एरिया कम हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली करंट भी कम हो रहा है, एरिया ज़्यादा हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली करंट भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी होगी ये तो कांस्टेंट रहेगी। अगर आई ज़्यादा है उतना ही ए ज़्यादा हो जाएगा, जितना ए कम है उतना ही कॉरस्पॉन्डिंगली आई कम हो जाएगा। सो जे कांस्टेंट रहेगा। इसकी वजह से हम जे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस डायरेक्शन में आपका एरिया एलिमेंट होगा डेफिनेटली करंट उसी डायरेक्शन में होगा, चार्जेस उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। लिहाजा ये एक ट्रिवियल चीज़ है कि यहाँ पर इनके दरमियान एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होना चाहिए। सो आई लेकिन अगर शेप वायर आपने किसी और तरीके से रखी हुई है और वायर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, सो देन यहाँ पर एंगल लाजमी कि हर बार 0 या डिफरेंट भी हो सकता है। इसको डिफाइन करने का भी एक और फ़ायदा यही होता है कि इसको आपको इंटीग्रेशन सिर्फ ए पे करनी पड़ती है क्योंकि जे ए का फंक्शन नहीं है, जे कांस्टेंट नंबर है। सो जे इज़ नॉट इक्वल टू जे ऑफ ए। सो लिहाजा ये चीज़ आपके पास वापस रिकवर हो जाती है इस तरीके से डिफाइन करने से। तो जे इज़ इक्वल टू आई ओवर ए। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट आपको पता है कि करंट का एम्पेयर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास यूनिट है करंट डेंसिटी का, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो अब हम इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। एक वायर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। लेट्स सपोज ये अपने एक वायर ड्रॉ कर ली और इसके अंदर जगह जगह हम पॉजिटिव चार्जेस को फैला देते हैं। सो ये पॉजिटिव चार्जेस रैंडम मोशन के अंदर पड़े हुए हैं। जब किसी कंडक्टर में करंट नहीं होगा, नहीं फ्लो कर रहा होगा, तो उसके जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है वो तो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, यानी कि उनकी कोई नेट मोशन किसी डायरेक्शन में नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन चार्जेस को मजबूर करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करें। सारे के सारे नहीं करेंगे जिस तरह हमने शुरू में बात की थी, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन्स असल में उस वक्त मूव तो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन इनकी कोशिश ये होती है कि फिर भी अपनी ओरिजिनल हालत को बरकरार रखा जाए, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब चूंकि आप फोर्स लगा रहे हैं, आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको मजबूर कर रहे हैं कि ये उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो लिहाजा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसको नाम देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड का। जो ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर होता है इस वक्त तो इनकी स्पीड होगी, इसको वी डी से डिनोट करते हैं। ये आमतौर पर 10⁻⁻5 या 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होती है। जबकि जो रैंडम इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है वो तो हमने अभी देखा था कि वो नियरली 10 लाख मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। अब हमने ये देखना है कि ड्रिफ्ट स्पीड हमारे फार्मूलाज को किस तरीके से ऑल्टर करती है, या कितना, या इसका करंट के साथ क्या ताल्लुक है। और हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, इस ड्रिफ्ट स्पीड को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जे मेजर करने के लिए, क्योंकि जे का मेजरमेंट करना भी, जे की मेजरमेंट के लिए हमें कुछ तरीके चाहिए कि किस तरीके से जे को मेजर किया जा सके। हम यहाँ पर ये अज्यूम करेंगे पॉजिटिव चार्जेस हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। और हम अज्यूम, अब हमारी अजम्पशन ये होगी कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं सबके सब एक ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करें। अज्यूम और अगेन ये पॉजिटिव चार्जेस से मुराद हैं इलेक्ट्रॉन्स ही, सिर्फ ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर मौजूद हैं। इनकी जो स्पीड है वो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इनकी।
और इनकी जो करंट डेंसिटी है यूनिफॉर्म सेम। मुझे लेट्स थोड़ा सा और ज़रा क्लियरली देखना चाहिए। सेम वीडी और यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, ये हमारी assumptions हैं अपने फार्मूला को डिराइव करने के लिए। और ये जिस जगह पर हम ये सारी assumptions कर रहे हैं उसका उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास ए के बराबर है। तो अब सबसे पहला, अब ये जो वायर है इसकी लेंथ एल है और ये कोई साइड होगी। सो बेसिकली 3 डायमेंशनल वायर है। सो आप इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, उस वॉल्यूम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, ये एक अहम चीज़ है कि ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाए। सो असल में हमने ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से मूव कर रहे हैं। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि इसके एक यूनिट एलिमेंट में से, एक यूनिट वॉल्यूम में से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं। सो अगर हम ये कहें कि किसी लेंथ, एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ एल है, उसमें से जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पास कर रहे होंगे वह एन ए एल के बराबर होंगे। ये वो चार्ज कैरियर्स हैं जो इस वॉल्यूम एलिमेंट में से पास कर रहे हैं। आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये आपको मिल गया। सॉरी, फिलहाल इस स्मॉल एन को भूल जाएं। सो स्मॉल एन बेसिकली, अभी मैं यहाँ पर स्मॉल एन इरेज कर देता हूँ। कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पास कर रहे होंगे, जितने एक एरिया और एक लाइन एलिमेंट में से गुजर रहे होंगे। तो आप किसी एक पैच को कंसीडर कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे पैच हो सकते हैं। आप ये समझें कि इसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें दोबारा, तो ये एक बहुत बड़ी सारी वायर है। आप इसका सिर्फ ये एक छोटा सा पैच ले रहे हैं। ये एक पैच हमने ले लिया है। इस पैच के बारे में हमने कहा है कि इसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ए है। तो इस तरह के एन नंबर ऑफ पैचेस होंगे। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गुजरेंगे उतने ही बाकी सारे पैचेस में से गुजरेंगे। तो पूरी वायर में से जो गुजरने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो एन टाइम्स ए एल होना चाहिए। उससे आप मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस दे देंगे जो इस वायर में से पास कर रहे हैं। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी तरह से ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को वायर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। एस इज इक्वल टू वी टी, सो टी इज इक्वल टू एस बाई वी। अब वायर की लेंथ तो एल है, लेकिन जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड है। सो ये आपके पास टाइम भी आ गया। जब आपके पास टाइम भी आ गया, चार्जेस भी आ गए हैं, अब आप बहुत इजीली करंट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू आपने कैलकुलेट किया है एन ए एल ई और एल ओवर वी डी। सो आपको आई आपके पास आ जाएगा एन ए ई वी डी। सो ये आपके पास करंट है जो आपने जो इस वायर में से फ्लो कर रहा होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ से आप ड्रिफ्ट स्पीड के लिए भी एक फार्मूला बना सकते हैं। सो ड्रिफ्ट स्पीड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बराबर आएगी वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन ए ई। अच्छा, यहाँ से आई ओवर ए को अलग कर लेते हैं और 1/n को अलग रहने देते हैं। आई ओवर ए आपके पास जे के बराबर है। सो ये बन गया जे ओवर एन ई। सो यानी आप जे को लिख सकते हैं एन ई वी डी। यहाँ पर एन और ई तो स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो वी डी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो लिहाजा जे भी आपके पास, हम इस तरीके से जे का एक फार्मूला निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आप अब आपके पास जो आप देख सकते हैं कि इसके जो एन ई के यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स होंगे कूलम पर क्यूबिक मीटर। और सो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एन ई पॉजिटिव होगा, अगर आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो एन ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर एन ई की वैल्यू नेगेटिव है तो फाइनल आंसर जे का नेगेटिव आएगा, जो शो करेगा कि जे और वी डी की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन्स पहले ही नेगेटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं और हैं भी वो नेगेटिव चार्जेस। सो इट शोज़ के आपके पास जे और वी डी का जो पोटेंशियल, जे और वी डी की जो डायरेक्शन है वो
ऑपोजिट होंगे नेगेटिव चार्जेस के लिए। सो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव चार्जेस J and VD are in same direction, and for negative charges they are in opposite direction. So ये हमारा लेक्चर था पहला। सो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा डिस्कशन सेशन में। थैंक यू।